नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। साथियों, आज आपके सामने मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूं, किस हिसाब से हमें रिवीजन कंप्लीट करना है। जैसा कि मैंने पहले आपको पोस्ट के माध्यम से शेयर किया था कि हम कैसे रिवीजन एक महीने में कंप्लीट करेंगे। जो हमारे पास में 40 दिन का समय बचा हुआ है जीआईसी लेक्चरर के एग्जाम के लिए, हमें किस प्रकार से इस एग्जाम को क्लियर करना है। प्री का एग्जाम हमें जो एक महीने की जो 40 दिन की डेट बची हुई है हमारे पास में, इसको मैंने पहले ही आपको शेयर किया था कि हमें इन 40 दिनों में एक क्रैश कोर्स लेकर के आना है, जिसमें हम प्रॉपर तरीके से आपको रिवीजन करवाएंगे हर टॉपिक का एग्जाम के अकॉर्डिंग। और इसके अलावा हम इसमें बात करेंगे प्रैक्टिस सेट की। तो दो तरीके से हम इस रिवीजन को कवर करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी है कंप्लीट वीडियो आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा जल्द ही। आज हम केवल और केवल डेमो लेक्चर लेकर के आए हैं कि कैसे इस टॉपिक को हमें क्लियर करना है और हम कैसे कम समय में अपने आगे आने वाले समय को बहुत उपयोगी बना सकते हैं। तो बिना देर किए हुए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सेलुलर रेस्पिरेशन की। देखिए, रेस्पिरेशन या जिसे हम कहें श्वसन हिंदी में, तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फूड या हम कहें जो भी हमारे पास में फूड सबस्ट्रेट हो उसका ब्रेकडाउन करके हमें उससे क्या प्राप्त करनी होती है, ऊर्जा प्राप्त करनी होती है। यह प्रक्रिया जो होती है यह दो चरणों में पूरी होती है। पहला पद है जिसमें गैस को ग्रहण करके जीव क्या करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर लेकर के जाते हैं, जिसे हम ऑक्सीजन गैस के नाम से जानते हैं। और दूसरा पद है, ये जो ऑक्सीजन गैस ग्रहण किया है उसकी सहायता से हम इस फूड प्रोडक्ट को क्या करेंगे, ब्रेकडाउन करेंगे और उससे एनर्जी प्राप्त करेंगे। तो ये रेस्पिरेशन दो प्रकार का होगा, जिसमें ऑक्सीजन के हिसाब से, ऑक्सीजन की उपस्थिति के हिसाब से, उसकी यूजफुल के हिसाब से हम इसे दो प्रकार से पढ़ सकते हैं। पहला दिया हुआ है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा दिया हुआ है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन गैस जो है रिक्वायर होती है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही सारी प्रक्रियाएं संचालित होंगी, जिसे हम कहते हैं वायवीय श्वसन। और दूसरा है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जिसे कहते हैं अवायवीय श्वसन, जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये सारी प्रक्रियाएं संचालित होती हैं। अगर हम मान लेते हैं कि ये जो ग्लूकोज है जो कि एक भोज्य पदार्थ के रूप में हम ग्रहण करते हैं, हम ये क्या कह सकते हैं, इसे हम फूड सबस्ट्रेट कह सकते हैं। तो ये फूड सबस्ट्रेट 6 कार्बन का कंपाउंड है और इस 6 कार्बन कंपाउंड को जब हम बॉडी के अंदर ग्रहण करते हैं तो ये जो 6 कार्बन का कंपाउंड है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया के फलस्वरूप 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में क्या हो जाता है, बदल जाता है। अब यह प्रक्रिया कहां पर होती है, तो यह प्रक्रिया होती है साइटोप्लाज्म में। हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे किस प्रकार से ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती है। मैं एक जनरली आपको एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है उसमें क्या क्या चीजें होने वाली हैं अभी मैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूं। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन हुआ और कितने मॉलिक्यूल बने, पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। हमें पता होना चाहिए जो पायरुविक एसिड के ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया के फलस्वरूप कितने मॉलिक्यूल बने, तो 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। और यहां पर यह प्रक्रिया कहां पर संचालित हो रही है, साइटोप्लाज्म में। और यह प्रक्रिया कौन सी है, एनएरोबिक की चर्चा कर रहे हैं। एनएरोबिक में ये जो 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बने हुए हैं इसके पास में 2 रास्ते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं ईस्ट के अंदर, यानी जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया हो गए, इसके अलावा एक फंगस जिसका नाम लिखा हुआ है ईस्ट, इनके अंदर ये पायरुविक एसिड का आगे चल करके किस प्रकार से ब्रेकडाउन होने वाला है। देखिए, ग्लूकोज से शुरुआत हुई है, 6 कार्बन कंपाउंड है। पहले इसने क्या किया है, 3-3 कार्बन के 2 कंपाउंड बनाए हैं जिसका नाम है पायरुविक अम्ल। अब इस पायरुविक अम्ल का क्या हुआ है, अगर ईस्ट के अंदर यही कार्य होना है तो ईस्ट के अंदर ये क्या होगा, पहली ये ईस्ट एनारोबिक कंडीशन में ये चेंज होगा C2H5OH, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहां पर बनते हैं 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल। अगर यह प्रक्रिया कई दिनों तक संचालित होती है तो यह प्रक्रिया हम कह सकते हैं कि एल्कोहल बनाने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है। लेकिन अगर यही प्रक्रिया शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए चलाते हैं तो यह प्रक्रिया यहां पर बेकरी इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे ब्रेड बनाने में यही ईस्ट प्रयुक्त किया जाता है और कम समय में हम इसे डाल करके
आटे के ऊपर हम इसे क्या कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं, और उसको जो है ब्रेड का जो छोटा सा एक आटे का गुथा हुआ टुकड़ा था, हम उसे देख सकते हैं फूलते हुए, और उसमें जो है ढेर सारे, जब हम उसे काटेंगे तो देखते हैं उसके ऊपर ढेर सारे पोर्स दिखाई देते हैं। और ये पोर्स क्यों होते हैं? क्योंकि यहां पर कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अगर यही प्रक्रिया काफी समय तक चलती है तो यही प्रक्रिया हम एल्कोहल इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, बेकरी इंडस्ट्री में एज वेल एज ब्रेवरी इंडस्ट्री में। देखिए, ग्लूकोज से ही प्रक्रिया चालू हो रही है। दूसरा, यही कार्य अगर हमारी मसल्स के अंदर, हम इसे पढ़ रहे हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन को, तो हमारे अंदर जब कभी भी हम ज्यादा देर तक काम कर लेते हैं तो हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं, वहां की चर्चा कर रहे हैं, जो मांसपेशियां हैं, ज्यादा कार्य करने की वजह से जो मांसपेशियां हैं, मांसपेशियों में जो ऑक्सीजन गैस है वो खत्म हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पर ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से यह एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में पायरुविक एसिड चला जाता है, और वहां पर क्या बना देता है? दो मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड के बना देता है, और ये लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में क्रैम्प कॉज करता है। यानी जब भी हम ज्यादा कार्य कर लेते हैं तो हमारे हाथ और पैरों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। और यह क्यों होता है? क्योंकि मसल के अंदर एक विशेष प्रकार का पदार्थ बना है जिसका नाम क्या है? लैक्टिक अम्ल है। तो ये तो हमने अभी बात किया था, किसकी चर्चा किया था? हम ये बात कर रहे थे, हमने यहां पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन की चर्चा कर रहे थे। अगर यही काम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज किस हिसाब से आगे चल करके हमें दिखने वाला है, तो अब बात हम उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, हमने यहां पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन की चर्चा किया, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में हमने देखा एक तो था यहां पर फर्मेंटेशन हुआ। कौन सा? यहां पर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन हुआ। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ये किसके अंदर हम पढ़ रहे थे? ईस्ट के अंदर। और अगर यही काम हमारी मसल्स के अंदर होता है तो यहां पर क्या कॉज करता है? क्रैम्प कॉज करता है, दर्द जो हमारी मसल्स में होना स्टार्ट हो जाता है ज्यादा कार्य करने की वजह से। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारी मसल्स में क्या बन जाता है? लैक्टिक एसिड बन जाता है। अब हम बात करेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन में, यानी वायवीय श्वसन में, यही प्रक्रिया अगर हम चलाते हैं कि ग्लूकोज किस हिसाब से ब्रेकडाउन होगा, तो पहली जो प्रक्रिया हमें पढ़नी होगी, जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, दो शब्दों से बना है, ग्लाइकोस प्लस लाइसिस, यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। ठीक है? अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो यहां से देखिएगा, ये जो ग्लूकोज था अभी पायरुविक एसिड में बदलेगा, और यह प्रक्रिया का नाम क्या है? ग्लाइकोलिसिस। यह सभी के अंदर कॉमन होती है, चाहे वो एरोबिक ऑर्गेनिज्म हो और चाहे वो एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म हो, दोनों के अंदर यह प्रक्रिया चलती है, और इस प्रक्रिया का नाम क्या है? ग्लाइकोलिसिस नाम है। और ग्लाइकोलिसिस के द्वारा ये क्या होगा? ग्लूकोज किसमें चेंज हो जाएगा? ग्लूकोज चेंज हो जाएगा दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के। दूसरी प्रक्रिया जो चलनी है यहां पर, जिसे हम कहते हैं क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र में ये जो पायरुविक अम्ल है आगे के कंपाउंड में बदलेगा, और ये क्रेब्स चक्र में आगे ये जो ग्लूकोज है उसको आगे फिर से पहले पायरुविक एसिड में टूटा और फिर पायरुविक एसिड से आगे के चरणों में टूटेगा। फिर तीसरी प्रक्रिया यहां पर जो चलने वाली है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन संवहन तंत्र जिसे हम कहते हैं। और चौथी जो प्रक्रिया है जिसमें हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। इन चारों प्रक्रियाओं के द्वारा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा और उससे क्या प्राप्त होगी? ऊर्जा प्राप्त होगी। और इस प्रक्रिया को हम किस में पढ़ेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर पढ़ने वाले। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे बड़ा की डिफरेंस हमको सबसे पहले समझ में आने वाला है नंबर 1 पर, कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में केवल और केवल कौन सी प्रक्रिया संचालित हो रही है? ग्लाइकोलिसिस नाम की प्रक्रिया होती है। आगे ना तो क्रेब्स चक्र होता है ना तो इलेक्ट्रॉन संवहन तंत्र चलता है। यानी ग्लूकोज को ब्रेकडाउन करने में जो पायरुविक एसिड तक में जितनी ऊर्जा भी प्राप्त हो जाएगी, इन ऑर्गेनिज्म के अंदर इतनी ही ऊर्जा बनने की कैपेसिटी होगी। लेकिन अगर हम बात करें एरोबिक ऑर्गेनिज्म की, यानी जैसे कि हम लोग हैं, पेड़ पौधे हैं, इनके अंदर क्या होगा? क्रेब्स चक्र चलेगा, इलेक्ट्रॉन संवहन तंत्र चलेगा, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन चलेगा। अब हम एक एक करके सारी प्रक्रियाओं को पढ़ते हुए चलते हैं। नंबर 1 जो हमें पढ़ना है वो ग्लाइकोलिसिस पढ़ना है। अब हम बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस की। तो ग्लाइकोलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है, मैंने पहले ही बताया था, दो शब्दों से मिली है, ग्लाइकोस प्लस लाइसिस, यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस।
ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया है ये कहां पर होती है, साइटोप्लाज्म कह दे या साइटोसॉल कह दे, इनमें से दोनों में से कोई भी हमारे क्वेश्चन के अगर ऑप्शन में दिया हुआ है तो हम ग्लाइकोलिसिस को यही टिक करेंगे। यह एक एनारोबिक और एरोबिक दोनों ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने वाली प्रक्रिया है, यानी यहां पर ऑक्सीजन का होना या ना होना इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में। यानी ये बैक्टीरिया के अंदर भी होगी, ईस्ट के अंदर भी होगी, हमारे अंदर भी होगी, पेड़ पौधों के अंदर भी होगी। इसे हम ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। कई बार तो यहां से भी प्रश्न आया हुआ है कि ईएमपी पाथवे किसे कहते हैं। ईएमपी पाथवे कहते हैं किसको, ग्लाइकोलिसिस को। और क्यों कहते हैं ईएमपी पाथवे, तीन साइंटिस्ट थे, एम्बडेन, मेयरहॉफ और पार्नस, जिनकी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे मतलब एम्बडेन, मेयरहॉफ और पार्नस तीन वैज्ञानिक थे जिन्होंने एम्बडेन, मेयरहॉफ और पार्नस जिन्होंने यह प्रक्रिया खोजी, इन्होंने इन्हीं के नाम पर यह प्रक्रिया का नाम जो है क्या पड़ गया, ईएमपी पाथवे। अब हम बात करते हैं ईएमपी पाथवे या ग्लाइकोलिसिस की। एल्टीग्रेड 2025 का जो एग्जाम है, अभी 17 जनवरी 2026 को जिसका पेपर हुआ था, वहां पर इससे एक क्वेश्चन आया था। एंजाइम का नाम दिया हुआ था, वहां पर प्रोडक्ट का नाम दिया हुआ था कि ये प्रोडक्ट हैं और इनके बीच में कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होने वाला है। तो यहां पर हमें ये क्वेश्चन भी ध्यान देना है, किस प्रक्रिया में कौन से एंजाइम यूज होंगे। और अभी जब मैं आपको यहां पर पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो वो चीजें आपको अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी कि एंजाइम रटने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप याद हो जाएगा। देखते हैं, शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं कि पहले ग्लूकोज किस में ब्रेक हो रहा है। ग्लूकोज ब्रेक होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में। ग्लूकोज में क्या जुड़ गया, फास्फेट समूह जुड़ा है। देखिएगा ध्यान से, क्या जुड़ा है ग्लूकोज में, फास्फेट समूह जुड़ा है। और कितने नंबर पर जुड़ा है, 6वें नंबर पर जुड़ा है। यानी फास्फेट समूह ऐसे तो कहीं से आ नहीं जाएगा टपक पड़ा हो, यानी कहीं ना कहीं से तो ये फास्फेट समूह आया होगा और यानी देने वाला होगा। इसको देने वाला कौन है, देखिए यहां पर एटीपी का ब्रेकडाउन हो रहा है। क्या किसका ब्रेकडाउन हो रहा है भाई साहब बताइएगा, एटीपी का ब्रेकडाउन हो रहा है। और एटीपी किसमें चेंज हो जा रहा है, एडीपी में। यानी एक फास्फेट समूह निकल करके कहीं चला गया है, यानी एटीपी टूट गया है। एटीपी के टूटने पर यह ग्लूकोज क्या करता है, इस फास्फेट समूह को एक्सेप्ट करता है और यह बदल जाता है किसमें, ग्लूकोज 6 फास्फेट में। ध्यान दीजिएगा, इस प्रक्रिया में जो एंजाइम यूज होता है वो क्या यूज होता है, फास्फोराइलेज। समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि यहां पर फास्फेट समूह लगा है। कहां से आया है, एटीपी के टूटने से आया है। और जब भी फास्फेट का एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगना देखा जाएगा तो इसे हम क्या कहेंगे, फास्फोराइलेज एंजाइम की मदद से यह काम होते हुए देखेंगे। देख सकते हैं ग्लाइकोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट। हमने पढ़ा होगा आइसोमेरिज्म, जब हम कक्षा 11 और 12 में केमिस्ट्री पढ़ा करते थे, वहां पर समावयवता एक नाम का चैप्टर था, आइसोमेरिज्म कहते हैं हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में। देख सकते हैं ग्लूकोज एक समूह से दूसरे समूह में चेंज हो जा रहा है। ग्लूकोज किसमें चेंज हो गया भाई साहब, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। किसमें चेंज हुआ है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। यानी एक समूह दूसरे रूप में परिवर्तित हो गया है, आइसोमराइज हो गया है। यहां पर एंजाइम जो यूज होगा वो कौन सा यूज होगा, आइसोमरेज यूज होगा। एक एक की ट्रिक भी बता दूंगा याद करने की कि कैसे याद करना है इसको, कभी भूलेगा नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सारे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहां पर हमने देखा ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट, यहां पर 6वें नंबर पर फास्फेट समूह जुड़ा है, इसीलिए यहां पर देने वाला चाहिए, देने वाला एटीपी था, एंजाइम फास्फोराइलेज था। यहां पर एंजाइम आइसोमरेज क्यों यूज हुआ, क्योंकि एक समूह दूसरे समूह में परिवर्तित हो गया है, ग्लूकोज फ्रक्टोज में बदल गया है। ठीक है, एक समूह दूसरे समूह में परिवर्तित हो गया है, ग्लूकोज फ्रक्टोज में चेंज हो गया है। और इस प्रक्रिया में कोई भी एटीपी का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि एक समूह दूसरे रूप में परिवर्तित हुआ है। यानी मैं ही रूप बदल करके आ जाऊं तो इसमें कोई काम, यहां पर कोई ऊर्जा का व्यय होगा, कोई व्यय नहीं होगा। यहां पर हम देख सकते हैं फ्रक्टोज 6 फास्फेट, देखिएगा फ्रक्टोज 6 फास्फेट चेंज हो रहा है किसमें, फ्रक्टोज के 1 और 6 पोजीशन पर अब क्या जुड़ गया है, फास्फेट जुड़ गया है। और दो जुड़े हैं, एक था तो फास्फेट था, दो था तो हम कह सकते हैं बाईफॉस्फेट। यहां मोनोफॉस्फेट, यहां बाईफॉस्फेट, यानी एक फास्फेट समूह और आया है। आया है तो कोई लाया होगा, लाने वाला हमेशा कौन होगा, एटीपी होगा। यहां पर एटीपी ने ये फास्फेट समूह अपना दान किया और इसको पकड़ने वाला कौन था, फ्रक्टोज
6 फास्फेट, और फ्रक्टोज 6 फास्फेट ने क्या चेंज कर दिया इसको, फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट में। ध्यान से समझिएगा, और यहां पर एक फास्फेट समूह को वापस से यहां पर लगाने वाला है, वही एंजाइम जो यहां पर यूज हुआ था, नाम बताइए, फास्फोराइलेज। यही फ्रक्टोज 6 फास्फेट 1,6 बाई फास्फेट में चेंज कर रहा है, और जो एंजाइम यूज हो रहा है, कौन सा यूज हो रहा है, फास्फोराइलेज नाम का एंजाइम यूज हो रहा है। अब देखिएगा, ये फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट अपना रूप बदल रहा है, और अब ये अपने आप को किस रूप में बदलता है, एल्डिहाइड में बदल रहा है। ग्रुको फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट था, और यहां पर ये बदल गया किस में, यहां पर ये बदल गया है ग्लीसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट में। देखिए, ग्लूकोज फ्रक्टोज की बात खत्म, अब ये एल्डिहाइड में बदल गए हैं, और एल्डिहाइड में बदलने वाला यहां पर जो एंजाइम है वो क्या होगा, एल्डोलेज। क्या होगा, एल्डोलेज। यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट से ग्लीसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट जब बनता है, तो इस प्रक्रिया में जो एंजाइम यूज होता है, उस एंजाइम का नाम बताइए, क्या नाम होगा, एल्डोलेज। यानी एल्डिहाइड बना रहा है, तो यहां इस प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम यूज हुआ, एल्डोलेज। अभी तक यहां ग्लीसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट के बनने तक में यहां पर कितने एटीपी का इस्तेमाल हो चुका है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर एक एटीपी निकला है यहां पर, नंबर 1, और दूसरा एटीपी निकला है यहां पर। देख सकते हैं कि 2 एटीपी यहां पर इस प्रक्रिया में यूज हो गए। अब समझिएगा, यह जो कंपाउंड है फ्रक्टोज 1,6 बाई फास्फेट, ये 2 प्रोडक्ट बनाएगा। नंबर 1 ग्लीसर एल्डिहाइड 3 फास्फेट, नंबर दूसरा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, जिसे हम कहते हैं DHAP। 2 प्रोडक्ट बनते हैं यहां पर, दोनों आपस में क्या, इंटर कन्वर्जिबल, यानी एक दूसरे में क्या हो सकते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, कितने प्रोडक्ट बने, 2 प्रोडक्ट बने। एक ग्लूकोज से कितने, 2, कौन कौन से, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। ठीक है, अब जो कहानी चलेगी वो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट से चलेगी। ये क्या रहेगा, बैकअप में। ये कहेगा भाई साहब मैं रेस्ट करूंगा, अभी मैं जाने वाला नहीं हूं। क्या करेगा, ये आगे साइकिल में चलेगा, और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट अब क्या होगा, देखिएगा, एल्डिहाइड बदल रहा है ग्लिसरेट में। अगला जो प्रोडक्ट है, ध्यान से देखिए, 1,3 बाई फॉस्फेट, 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट, मतलब 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। आपने पढ़ा होगा, जब एल्डिहाइड एसिड में बदलता है, यानी एक की सीढ़ी के ऊपर, पहले आपने पढ़ा होगा एल्कोहल, एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो, एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन को ऑक्सीडाइज करते हैं तो बनता है एसिड। वही काम यहां पर हुआ है, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हुआ है, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हुआ है किस में, 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। और 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में ऑक्सीडाइज हुआ है, यहां पर कोई ना कोई प्रोडक्ट ऐसा चाहिए जो इसे क्या कर पाए, ऑक्सीडाइज कर पाए। और जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा वो खुद क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा। रिड्यूस होने का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना। हाइड्रोजन को जो एक्सेप्ट कर रहा हो, हम उसे कह सकते हैं क्या हो रहा है, ये खुद रिड्यूस हो रहा है, दूसरे को क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। यहां पर तो यही हो रहा है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बदला किस में, 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। और इस प्रक्रिया में यहां पर एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है जिसका नाम है NAD+, जो रिड्यूस करता है किसमें, NADH+, प्लस H+, या कह दें NADH2, जिसमें आपको कंफर्ट हो, आप उस नाम से इसको बुला सकते हैं। NADH2 बना, और यहां पर जो प्रोडक्ट बन चुका है जिसका नाम है 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब एसिड बन चुका है, 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड अपने आप को बदलता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3 फॉस्फोग्लिसरेट। देखिएगा, यहां से एक फॉस्फेट नंबर, देखिएगा 1,3 हुआ करता था, यहां पर क्या हुआ है, केवल 3 फॉस्फोग्लिसरेट बचा है, यानी एक नंबर का फॉस्फेट निकल चुका है। जो जोड़ा गया था पहले, अब क्या हो गया है, भाग गया है। निकला है तो कोई पकड़ने वाला होगा, पकड़ने वाला कौन है, ADP है। अगर इसको पकड़ेगा, अगर इसको पकड़ेगा तो ये बदल जाएगा ADP से किस में, ATP में। ADP अपने आप को किस में बदल लेता है, ATP में चेंज कर लेता है, और इस प्रक्रिया में जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट या 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड
अपने आप को चेंज करता है 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कुछ नहीं हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह पर फास्फेट समूह का परिवर्तन हुआ है। यानी पहले 3 नंबर में था, अभी कहां आ गया है, 2 नंबर में आ गया है। यहां पर जो एंजाइम यूज हुआ है उसका नाम है फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज। ठीक है, फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज। यहां तक के एंजाइम की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यहां पर बहुत अच्छे से हम चीजें देखते हुए चले आ रहे थे। यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर 3 नंबर पर फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ था, अभी कहां आ गया है, 2 नंबर पर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर जो एंजाइम यूज हुआ है वो कौन सा है, फास्फोग्लिसरेट म्यूटेज नाम का एंजाइम यूज हुआ है इस प्रक्रिया में, और प्रोडक्ट बना है 2-फॉस्फोग्लिसरेट या 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब ये जो 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, इनोलेज नाम के एंजाइम से ये अपने आप को बदलेगा फास्फोइनॉल पाइरुवेट में, या जिसे हम कहते हैं PEP, फास्फोइनॉल पाइरुवेट में चेंज करेगा। और ये फास्फोइनॉल पाइरुवेट एक फास्फेट ग्रुप और त्याग करके बदल देगा अपने आप को किसमें, पायरुविक अम्ल में। और इस प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद क्या बना, पायरुविक एसिड। क्या बना, पायरुविक एसिड। और इस प्रक्रिया में पूरे में एटीपी कितने बनते हैं, एक तो देखिए यहां पर बना है, निकलने वाला देखा था कितने निकले थे, एक यहां निकला था और एक यहां निकला था, माइनस लिख देता हूं, ये निकले हैं। यहां जुड़ने वाले कितने हैं, नंबर 1 यहां पर आया है और नंबर दूसरा यहां पर आया है। कितने एटीपी आए हैं, 2। कितने एटीपी गए हैं, 2। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यहां पर ट्विस्ट है। देखिए मैंने कहा था फ्रक्टोज 16 बाइफॉस्फेट ये क्या करेगा, अपने आप को 2 रूपों में बदलेगा। पहला है डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फॉस्फेट जिसे हम कहते हैं DHAP, और दूसरा रूप है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ये साइकिल जो चली थी पूरी की पूरी, ये प्रक्रिया जो चली थी, ये कहां से चली थी, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से चली थी। और इसीलिए ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से ये प्रक्रिया चली थी। तो यहां पर ये एक बार तो प्रक्रिया चल गई। अब ये कह रहा था मैं जो आराम कर रहा था ना, अब मुझे आराम नहीं करना, मैं ये प्रक्रिया जो चल रही थी मुझे भी इसमें पार्टिसिपेट करना है, मुझे भी मजा आ रही है। तो यही डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी क्या करता है, इसी प्रक्रिया में शामिल हो जाता है। और जहां पर जितने एटीपी बने थे, अब उसका एक एक मॉलिक्यूल वापस से क्या होगा, बन जाएगा। तो यानी यहां पर जो प्रोडक्ट मिला है पायरुविक अम्ल के, ये जो एक बार में एक मिला है, 2 बार में कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। अगर आपको याद हो पिछली रिएक्शन जो मैंने लिखी हुई थी, यहां पर कितने पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल लिखे हुए थे, 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल लिखे हुए थे। क्यों, क्योंकि यह प्रक्रिया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से भी एक बार चलेगी, इसलिए यहां पर कितने पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। टोटल एटीपी का हिसाब करते हैं पहले, बने कितने, एक प्रक्रिया में 2 बार बने। एक प्रक्रिया में कितने एटीपी बने, 2 एटीपी बने। यह प्रक्रिया कितनी बार चली, 2 बार चली। तो टोटल एटीपी का निर्माण कितना हुआ, 4 एटीपी का निर्माण हुआ। ठीक है, इस पूरी प्रक्रिया में कितने एटीपी का नुकसान हुआ, यानी कितने एटीपी लग गए, तो 2 एटीपी, एक यहां पर और एक यहां पर, तो 2 एटीपी क्या हो गए, निकल गए। तो टोटल एटीपी की संख्या अगर हमसे पूछे तो यहां पर कितना हुआ, 2 एटीपी बन के तैयार होते हैं। अब क्वेश्चन देखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है यहां से कि टोटल एटीपी प्रोडक्शन यहां पर कितना हुआ, तो 4 एटीपी का। ठीक है, वैसे तो हमने आगे पढ़ा होगा कि टोटल 10 एटीपी बनते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट एटीपी की बात कर रहे हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में डायरेक्ट रूप से कितने एटीपी बनते हैं। तो यहां पर कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। ठीक है, अभी ग्लाइकोलिसिस की चर्चा हो रही है, भविष्य इसका पता नहीं है ये कहां जाने वाला है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में चला गया तो ये प्रक्रिया यहीं पर रुक जाएगी, लेकिन अगर ये एरोबिक रेस्पिरेशन में चला गया तो आगे के जो बने हुए कंपाउंड है वो भी एटीपी बनाने में हेल्प करेंगे। जैसे यहां पर जो बना हुआ है NADH2 जिसे आप देख रहे हो, ये भी एटीपी बनाने का कार्य करेगा। कब करेगा, जब ऑक्सीजन अवेलेबल हो, यानी प्रक्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही हो तब, यानी क्रेब्स चक्र चल रहा हो तब ये क्या होगा, NADH2 आगे चल करके भविष्य में क्या बनाएगा,
एटीपी बनाने का कार्य करेगा। लेकिन अभी हम मान करके चल रहे हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में एटीपी बन नहीं रहा, एटीपी केवल जो है इसी रूप में, डायरेक्ट रूप में जो बन रहा है हम उसी का हिसाब करेंगे। तो टोटल एटीपी बना कितना, 4। नेट गेन कितने का हुआ, 2 का। क्यों, क्योंकि 2 यहां पर क्या हो गए हैं, यूज हो गए। किस प्रक्रिया में, नंबर 1 तो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदलने में, और नंबर दूसरा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 16 बाई फॉस्फेट में बदलने में। इस प्रक्रिया में 2 एटीपी का नुकसान हो जाता है। तो टोटल हमसे पूछे कि एटीपी की संख्या बता दीजिए कि नेट गेन कितने का हुआ, तो हम 2 एटीपी करेंगे। और अगर हमसे पूछ ले, वहां पर कह दे कि मनुष्य के अंदर यह प्रक्रिया हो रही है, तो हम कितने एटीपी मान करके चलेंगे, हम मान करके चलेंगे कि यहां पर NADH2 से भी वो एटीपी बन रहा होगा। बाद में जब मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा तब वहां पर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये हमने पढ़ा कौन सी प्रक्रिया संचालित हुई यहां पर। अंतिम उत्पाद बता दीजिए यहां पर क्या बना, पायरुविक अम्ल। आगे चलते हैं। अगली जो प्रक्रिया यहां पर चलनी है, जिसे हमने देखा था जब शुरुआत में लिखी थी रिएक्शन, वहां पर भी मैंने कहा था, वहां पर मैंने बताया था कि किस हिसाब से यहां पर प्रक्रिया चलनी है। तो अब क्या चलना है भैया, लिंक रिएक्शन पहले चलेगी। लिंक रिएक्शन क्या होती है, लिंक रिएक्शन जो आपने अभी देखा पायरुविक अम्ल, ये जो पायरुविक अम्ल देख पा रहे थे आप, जिसे हम पायरुवेट के रूप में जान रहे हैं, ये जो पायरुवेट है ये डायरेक्ट इसी रूप में यूज नहीं हो पाएगा क्रेब्स चक्र में। तो इसे एक एडिशनल प्रोसेस चलानी होगी जिसे हम कहते हैं लिंक रिएक्शन। नाम से ही लग रहा है लिंक, लिंक मतलब जोड़ना। तो यानी 2 प्रक्रियाओं को आपस में जोड़ने का जो कार्य करे, यानी आपकी जो ग्लाइकोलिसिस है, आपकी जो क्रेब्स चक्र है, इन दोनों को जोड़ने का कार्य करे। और जोड़ेगा तो कौन जोड़ेगा, ये जो पायरुविक एसिड है ये नहीं जोड़ेगा, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा लिंक रिएक्शन के थ्रू वो जोड़ने का काम करेगा। वो डायरेक्ट जा करके आपका यूज होगा क्रेब्स चक्र में। तो यानी अब ये जो पायरुविक अम्ल है वो किस रूप में परिवर्तित होगा, वो बदलेगा एक नए रूप में जिसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम ए। और इस प्रक्रिया में ध्यान से देखिएगा, इस प्रक्रिया में पायरुविक एसिड से जब एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है तो यहां पर एक CO2 का निकलना देखा जाता है। और इस प्रक्रिया में NAD+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, जो खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इसलिए यहां पर क्या बनता है, साथ साथ NADH2 बनता है। और साथ में यहां पर क्या बना, एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है अब इंटर करेगा, यानी भाग लेगा आगे की जो प्रक्रिया है जिसे हम कहते हैं क्रेब्स चक्र। इस प्रक्रिया को खोजने वाले वैज्ञानिक का नाम था हेंस क्रेब। इसीलिए वैज्ञानिक के नाम पर इसको हम कहते हैं हेंस क्रेब, इस वैज्ञानिक का नाम था। इसकी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, क्रेब्स चक्र या क्रेब्स साइकिल। ठीक है, अब क्रेब्स साइकिल होती कहां है, लिंक रिएक्शन कहां होती है, यह भी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहां पर होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारी ये जो लिंक रिएक्शन है ये चलेगी। क्यों चलेगी, क्योंकि पायरुविक एसिड क्रेब्स चक्र में इस रूप में भाग नहीं ले सकता है और इसे बदलना पड़ेगा किस रूप में, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। अब क्या होगा, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है ये आएगा क्रेब्स चक्र में। और यह प्रक्रिया कहां पर चलनी है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। इसे हम एक और नाम से जानते हैं, इसे हम कहते हैं TCA साइकिल। क्यों कहते हैं TCA साइकिल, क्योंकि इसका पहला उत्पाद 3 कार्बोक्सिलिक समूह रखता है, तो इसीलिए हम कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इसे हम इस रूप में भी जानते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या TCS चक्र भी कहते हैं। इसे हम कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल भी। सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका पहला उत्पाद सिट्रिक एसिड बनता है, इसीलिए हम इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। वैसे हम इसे किस रूप में जानते हैं, हम इसे जानते हैं क्रेब्स चक्र के रूप में जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि इसको खोजने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था हेंस क्रेब्स। अब बात करते हैं, देख लेते हैं कि कैसे एसिटाइल कोएंजाइम ए यहां पर पार्टिसिपेट करेगा। देखिए ये एसिटाइल कोएंजाइम ए कहां से आया है, ग्लूकोज से आया है। ठीक है, अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो बना है, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जिसे हम कहते हैं OAA के साथ में जुड़ेगा और जुड़ करके पहला उत्पाद बनाएगा जिसको हम कहते हैं सिट्रिक एसिड। इसीलिए
प्रक्रिया का नाम क्या है? सिट्रिक एसिड चक्र या सिट्रिक एसिड साइकिल। इस सिट्रिक एसिड में कितने कार्बोक्सिलिक समूह है? 3 कार्बोक्सिलिक समूह है, इसीलिए हम इसे कहते हैं TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, अब ये जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, समूह है, जिसे हम सिट्रिक एसिड के रूप में जान रहे थे, ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ में जुड़ करके क्या बनाता है? सिट्रिक एसिड बनाता है। और सिट्रिक एसिड अब क्या करेगा? सिट्रेट सिंथेटेज के एंजाइम की मदद से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम में दोनों जुड़ेंगे और क्या प्रोडक्ट बनेगा? बनेगा सिट्रिक एसिड। ठीक है, अब सिट्रिक एसिड से पहला जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है आइसोसिट्रिक एसिड, और इस प्रक्रिया में जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम है एकोनिटेज। ठीक है, जो चीजें याद करने वाली होंगी मैं पहले ही बता दूंगा आपको। यहां पर जो एंजाइम याद करने वाले होंगे मैं उनकी चर्चा कर दूंगा, यहां पर इस एंजाइम की याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पर आप आइसोसिट्रिक एसिड बनाते हैं। अब ये जो आइसोसिट्रिक एसिड बना है, ये आइसोसिट्रिक एसिड एक CO2 त्यागेगा, नंबर 1 पहला CO2 निकला यहां पर। और इसके अलावा इस प्रक्रिया में एक और खास काम हुआ है। क्या हुआ है यहां पर? इस प्रक्रिया में आइसोसिट्रिक एसिड से जब बनता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, क्या बना है यहां पर? जो प्रोडक्ट बना है वो बना है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। ठीक है, जो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बना है आइसोसिट्रिक एसिड से, इस प्रक्रिया में भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा जो खुद रिड्यूस हो रहा हो, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा हो। तो आइसोसिट्रिक एसिड को अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में बदलने के लिए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए जिसका नाम क्या है? NAD+, जो बदल जाएगा NADH2 में। यहां पर नंबर 1 NADH2 यहां पर बनता है और नंबर 1 CO2 यहां पर बन रही है। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बना है। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड वापस से ऑक्सीडाइज होगा और ये बदल जाएगा सक्सीनिल कोएंजाइम A में, और इस पूरी प्रक्रिया के अंदर एक CO2 का और नुकसान हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के अंदर 4 कार्बन होते हैं। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के अंदर कितने कार्बन? 4। एसिटाइल कोएंजाइम के A के अंदर कितने कार्बन? 2 कार्बन। 4 और 2 कार्बन कितने हो गए? टोटल 6 कार्बन का कंपाउंड यहां पर बनकर के तैयार हुआ है जिसका नाम है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड के 6 कार्बन कंपाउंड आगे चल करके यहां पर हम देख सकते हैं पहला CO2 निकला, तो यहां पर कितने कार्बन का कंपाउंड बचा? 5 कार्बन का। अब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से फिर से एक CO2 निकला, तो ये कितने कार्बन का बचा? 4 कार्बन का। यहां से देख सकते हैं 6, फिर यहां कितना बचा? 5, यहां कितना बचा? 4। टोटल CO2 कितने निकले? नंबर 1 और नंबर 2, यहां पर CO2 निकल गया है। ठीक है, और इस पूरी प्रक्रिया में यहां पर NADH2 कितना निकला है? एक NADH2 यहां पर निकला है, इसके पहले एक NADH2 यहां पर निकला है, तो हम कह सकते हैं कि 2 NADH2 यहां पर निकल चुके हैं इस पूरी प्रक्रिया में। और प्रोडक्ट का नाम बता सकते हैं यहां पर क्या बना है? सक्सीनिल कोएंजाइम A। इस पूरी प्रक्रिया में सक्सीनिल कोएंजाइम A को आगे हम बदलेंगे सक्सीनिक एसिड में, और इस पूरी प्रक्रिया में जो एंजाइम यूज होगा वो होगा सक्सीनिल कोएंजाइम A। जिस प्रक्रिया में सक्सीनिल कोएंजाइम A सक्सीनिक एसिड में बदलता है, उस पूरी प्रक्रिया में यहां पर जो निर्माण होता है पहले GTP का, और यही GTP चेंज हो जाता है किसमें? आगे चल करके ATP के रूप में हमें चेंज होते हुए दिखेगा। तो हम कह सकते हैं यहां पर जो किसका निर्माण हुआ? एक GTP का निर्माण हुआ है। JTP ATP एक दूसरे के जैसे ATP है वैसे ही GTP है, और यहां पर किसका निर्माण हुआ है? GTP का निर्माण हुआ है। तो हम कह सकते हैं यहां पर कितना GTP बना है? एक GTP बना है यहां पर पूरी प्रक्रिया के अंदर। यहां पर क्या बना? सक्सीनिक एसिड बना पहले नंबर पर। सक्सीनिक एसिड सक्सीनिल कोएंजाइम A से बन रहा है। सक्सीनिक एसिड किसमें बदलेगा? सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मदद से यह बदल जाता है फ्यूमरेट में, यानी फ्यूमेरिक एसिड में, और इस प्रक्रिया में निर्माण होता है FAD से FADH2 का। यानी इस पूरी प्रक्रिया में किसका निर्माण हुआ? FADH2 का। यहां क्या बना है? NADH2। कितने बने? 1, और यहां कितना बना? 2। यानी टोटल कितने NADH2 बनते हुए दिख रहे हैं? 2 NADH2 बनते हुए दिख रहे हैं।
जीटीपी कितना बना है यहाँ पर? एक बना है। FADH2 कितना बना है यहाँ पर? केवल अभी एक बना है। और प्रोडक्ट क्या बन गया है? फ्यूमेरिक एसिड। CO2 निकला क्या? कहीं नहीं निकला। CO2 कहां पर निकला है? केवल दो जगह पर। एक निकला है यहाँ पर जब बनता है आइसोसिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, तो नंबर एक CO2 यहां पर निकला। जब अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से बनता है सक्सिनिल कोएंजाइम में, तो दूसरा CO2 यहां पर निकला। कार्बन की संख्या कितनी हो गई? यहां पर कितनी थी? यहां पर थी 5, यहां कितनी हो गई? 4। अब यानी साइकिल जो चलेगी वो कितनी की है? सब 4 कार्बन की। यानी यहां से यहां तक की कार्बन की संख्या हमसे पूछे तो कितनी है? 6। यहां से यहां तक कार्बन की संख्या पूरी कितनी थी? यहां तक 6 थी। यहां से कार्बन की संख्या कितनी हो गई? 5। यहां से आगे की कार्बन की संख्या कितनी हो गई पूरी? यहां से हो गई 4 कार्बन के कंपाउंड। जितने भी ऑक्सैलिक एसिडिक ऑक्सैलो एसिटेट तक बनेंगे वो सारे कितने कार्बन के होंगे? वो 4 कार्बन के कंपाउंड होंगे। फ्यूमेरिक एसिड एक पानी का मॉलिक्यूल यूज करते हुए फ्यूमरेक नाम के एंजाइम की मदद से इसे बदल देगा मैलिक एसिड में, और यह मैलिक एसिड बदल जाएगा वापस से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। किस में बदल जाएगा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। यानी जो प्रोडक्ट शुरुआत कर रहा था इस चक्र की, वो वापस से आ गया है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? क्रेब्स चक्र कहते हैं। क्यों? क्योंकि चक्र में वापस से घूमते हुए उसी स्थान पर आना होगा, और आने के लिए ये पूरा क्या होगा? एक साइकिल चलेगी। इस पूरी साइकिल में कितने CO2 निकलते हुए दिख रहे हैं? तो टोटल 2 CO2 निकलते हुए दिखते हैं। कहां कहां दिखते हैं? एक तो आइसोसिट्रिक एसिड से अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनते समय, और दूसरा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सिनिल कोएंजाइम ए बनते समय। तो टोटल CO2 की संख्या जो निकली है वो कितनी है? 2। यहां NaDH2 कितने बने हैं? एक यहां बना है, दूसरा यहां बना है, और तीसरा यहां बना है। तो टोटल NaDH2 कितने बने हैं यहां पर? 3 NaDH2 बने हैं यहां पर एक साइकिल के अंदर। टोटल जीटीपी या एटीपी कितने बने? टोटल एक ही एटीपी बनते हुए दिख रहा है, वो भी सक्सिनिल कोएंजाइम में से सक्सिनिक एसिड बनते समय बना है। हम कह सकते हैं टोटल एटीपी की संख्या कितनी है? हम कह सकते हैं एक एटीपी यहां इस प्रक्रिया के अंदर बना हुआ है। अब एक एटीपी बन चुका है यहां पर। आगे हम देख सकते हैं एक और चीज जो यहां पर निकली है वो क्या है? FAD से FADH2 बना है। टोटल कितने बने हैं यहां पर? वो भी कितने बने हैं? एक FADH2 इस पूरी प्रक्रिया के अंदर बन करके तैयार हुआ है। ये एक साइकिल की बात थी। पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल आएंगे? 2। एसिटाइल कोएंजाइम के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 2। यह प्रक्रिया एसिटाइल कोएंजाइम के कितनी मॉलिक्यूल यहां पर लेकर के आएगा एक बार में? हमने देखा ये कहानी चली। यानी ये कहानी कितनी बार चलेगी? ये कहानी चलेगी 2 बार। यानी ये पूरे जितने भी प्रोडक्ट बने हैं इनका क्या होगा? मल्टीप्लाई करके हमें 2 से रखना पड़ेगा। यानी यहां पर 2 CO2 निकले थे एक चक्र में, 2 चक्र में कितने निकले? 4। 3 NaDH2 एक बार में निकले थे, 2 बार में कितने निकलेंगे? 6। एक एटीपी एक बार में बना था, 2 बार में कितना बनेगा? 2। एक FADH2 एक बार में बना था, 2 बार में कितना बनेगा? 2। तो यहां पर प्रोडक्ट की संख्या क्या हो चुकी है? अभी बदल चुकी है। क्यों बदली है? क्योंकि यह चक्र 2 बार चलता है। क्योंकि पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बने थे? 2 मॉलिक्यूल बने थे। ठीक है, आगे चल करके हम इनका हिसाब करेंगे कि NaDH2 क्या रखता है, FADH2 क्या रखता है, जीटीपी से क्या बनता है, वो सारी चीजों की हम बात करेंगे। अभी केवल बात कर रहे थे क्रेब्स चक्र को हम समझने की। अब क्रेब्स चक्र को अगर हमें याद करना है तो इसे ऐसे याद कर सकते हैं। क्रिकेट काउंसिल ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया अपॉइंट्स स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस। हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं, क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। ये अभी 2 प्रोडक्ट बीच के और हैं,
आप किताबों में देखोगे, आप एमपी कौशिक की किताब देखोगे, सिस एकोनिटेट भी बनता है बीच में, वो प्रोडक्ट यहां पर नहीं लिखा है, हमारा इतने में काम हो जाएगा, हम इतना ही याद रखते हैं। क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया अपॉइंट स्मार्ट स्टाफ फॉर मेन ऑफिस। ठीक है, हम इसे क्रेप्स चक्र को इस प्रकार से याद कर सकते हैं। अगर हम इसे एक बार ऐसे प्रोडक्ट को देख लें कि क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं, तो इस ट्रिक से हमें सारे प्रोडक्ट याद हो जाएंगे। कहां कहां CO2 निकलता है, कहां कहां NADH2 निकलता है, कहां कहां FADH2 निकलता है, ये अगर हमको याद हो जाए तो ये पूरी की पूरी क्रेब्स चक्र हमारे लिए और भी यूजफुल हो जाएगी। कहां पर चलती है ये पूरी की पूरी? मैट्रिक्स में चलती है। यह प्रक्रिया को और किस नाम से जानते हैं? TCA साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल के रूप में जानते हैं। ठीक है, ये तो हमने बात कर लिया था क्रेब्स चक्र की। अब आगे जो अगली प्रक्रिया जो चलने वाली है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या जिसे हम कहते हैं ETS या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब हम इसकी बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। यह जो प्रक्रिया है चलनी कहां पर है? यह चलनी है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पर चल रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया की कौन सी मेम्ब्रेन पर? इनर मेम्ब्रेन पर यह प्रक्रिया चलनी है। देख सकते हैं, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया का अगर आपको चित्र याद हो, ये कुछ इस प्रकार से ही आउटर मेम्ब्रेन हो गई और ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, कुछ इस प्रकार से। आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, और इनर मेम्ब्रेन पर बीच में क्या पाए जाते हैं? ऐसे क्रिस्ट पाए जाते हैं, और जिसे आप क्या कहते हो? क्रिस्टा कहते हो, क्रिस्टी कहते हो। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं। अब ये प्रक्रिया चलती कहां पर है? तो कह रहे हैं ये प्रक्रिया चलती है इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन पर। तो इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन कौन सी है? ये वाली, जिस पर क्रिस्टी ये जो पाए जा रहे हैं, यहां पर ये प्रक्रिया चलती है। यहां अंदर का स्पेस क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये हो गया मैट्रिक्स, यहां पर सारे प्रोडक्ट बने हुए थे माइट जो आपके क्रेब्स चक्र में, वो यहां पर तैयार हो चुके हैं। हम बात कर रहे थे एरोबिक रेस्पिरेशन की। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन जब भी होगा तो उसमें ग्लाइकोलिसिस पहली प्रक्रिया, दूसरे नंबर पर क्रेब्स चक्र, तीसरे नंबर पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये प्रक्रिया चलनी है। ठीक है, ये तीनों प्रक्रियाएं चलनी है। और तीसरी प्रक्रिया क्यों चलनी है, अब इस पर आते हैं। जैसे कि हमने यहां पर देखा हुआ था, ये ढेर सारे प्रोडक्ट यहां पर लिखे हुए थे। NADH2 लिखा हुआ है, FADH2 लिखा हुआ है यहां पर। ये जितने भी प्रोडक्ट लिखे हुए हैं, ये आगे चल करके जब हम इन्हें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज करते हैं, या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में ये जब जाकर के यूज किए जाते हैं, तो इन्हीं प्रोडक्ट से आगे चल करके हम देखेंगे कि ATP बन जाता है। ठीक है, अभी हम चर्चा करेंगे कि कितना ATP NADH2 से बनता है, कितना ATP GTP से बनता है, कितना ATP FADH2 से बनता है, हम उस पर चर्चा करेंगे। अभी बस केवल इतना जान लीजिए कि NADH2 जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा तो क्या बनाएगा? ATP। FADH2 जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा तो क्या बनाएगा? ATP। और इस पूरी प्रक्रिया में ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र के बाद जो तीसरा चक्र चलना चाहिए, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वह प्रक्रिया भी चलना जरूरी है। तभी ग्लूकोज से बने हुए जो ATP हैं, तब वो जीव पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। अन्यथा की दृष्टि से, जैसे अवायवीय श्वसन हुआ था, ग्लाइकोलिसिस और ग्लाइकोलिसिस के बाद फर्मेंटेशन, उस पूरी प्रक्रिया में जो ऊर्जा थी पूरी पूरी की पूरी क्या हो गई थी? बर्बाद हो गई थी। और केवल कितने ATP बन पाए थे? 2 ATP बन पाए थे। यहां पर भी डायरेक्ट ATP देखें तो कितने ATP बने हैं? यहां पर 2 ATP इस प्रक्रिया में बने हुए हैं। और इस तरीके से तो यहां पर क्या हो जाएगा? इसका वेस्टेज हो जाएगा। तो हमें ATP की जो संख्या है हमने पढ़ी हुई है, 36-38 ATP बनते हैं पूरी प्रक्रिया में श्वसन के बाद, वायवीय श्वसन जब होगा। यानी कि ये जो आप इनडायरेक्ट रूप से आप देख रहे हो, जो आप NADH2 कह रहे हो, जैसे आप FADH2 कह रहे हो, ये आगे चल करके इनका यूज होगा। ये है क्या? ये है चेक। जैसे चेक देखा होगा आपने, चेक को आप लेकर के जाते हो बैंक में, और बैंक से आपको क्या मिलता है? उससे कैश मिलता है। तो आपको बैंक जाना पड़ेगा ना। ATP डायरेक्ट करेंसी के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे रुपया है हमारे देश का करेंसी, आप जैसे किसी भी दुकान पर जाते हो तो आपको सामान मिल जाता है। लेकिन अगर आप चेक लेकर के जाते हो तो एक बार दुकानदार क्या करेगा? आपको कहेगा कि
रुक जाइए, मुझे पहले जाने दीजिए बैंक पर। आपका जब ये चेक इन कैश हो जाएगा, जब मुझे यानी रुपया मिल जाएगा, तब मैं आपको दूंगा। तो यानी जो ये NADH2 है, FADH2 है, इनको कहां लेकर के जाना पड़ेगा? बैंक। और उस बैंक का नाम क्या है? उस बैंक का नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यानी यहां पर उसे लेकर के आना पड़ेगा। और जब ये प्रक्रिया यहां पर आएगी, तीसरी नंबर की प्रक्रिया जिसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं, यह प्रक्रिया होती कहां पर है? ये होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर। मैंने बताया किस प्रकार से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गई इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन बाहर और इनर मेम्ब्रेन अंदर, और दोनों के बीच में जो स्पेस बचा हुआ है, इसे आप कहते हो इंटर मेम्ब्रेन या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यानी जो दोनों मेम्ब्रेन या दोनों झिल्लियों के बीच में जो स्पेस बचा हुआ है, इसे आप कहते हो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, अब देखते हैं इस प्रक्रिया में होता क्या है। इस प्रक्रिया से जो क्वेश्चन बनते हैं उस पर आएंगे हम सीधे सीधे और उन पर चर्चा करेंगे। यहां पर 4 कॉम्प्लेक्स यूज होने हैं। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4। यहां पर 4 कॉम्प्लेक्स यूज होने, ध्यान से समझिएगा। कितने कॉम्प्लेक्स यूज होते हैं? 4। पहला कॉम्प्लेक्स जिसे हम कहते हैं NADH, डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 1। दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है जिसे हम कहते हैं सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर 2। तीसरा जो कॉम्प्लेक्स है जिसे हम कहते हैं साइटोक्रोम B/C1, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स 3। चौथा जो कॉम्प्लेक्स है जिसे हम कहते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर 4। तो टोटल कॉम्प्लेक्स जो यहां पर यूज होते हैं वो कितने हैं? 4। आप जितनी भी चीजें यहां पर देख रहे हो, ये जो चीजें देख रहे हो ना, ये कहां पर है? ये माइटोकॉन्ड्रिया की अंदरूनी झिल्ली पर है। कहां पर है? माइटोकॉन्ड्रिया की अंदरूनी झिल्ली पर। ठीक है, कहां पर है? अंदरूनी झिल्ली पर। जितनी भी चीजें आप यहां पर नाम लिखे हुए देख रहे हो, फेराडॉक्सिन, FMN, यूबिक्यूनोन, UQH2, साइटोक्रोम C1, FES, ये जितनी भी चीजें आप यहां पर नाम लिखे हुए हैं ना, ये सब एक तरीके की प्रोटीन है जो मेम्ब्रेन पर पाई जा रही हैं। ठीक है, और इनके मिलने से जो बनता है उसे हम कहते हैं, इन प्रोटीन के मिलने से कॉम्प्लेक्स बन करके तैयार होता है। अब इनका यूज क्या है, एक एक कॉम्प्लेक्स पर बनते हुए हम पढ़ते हुए चले आएंगे। देख सकते हैं जो हमारा बना था NADH2, कहां कहां बना था? ग्लाइकोलिसिस में बना था। कहां कहां बना था? लिंक रिएक्शन में बना था। कहां बना था? क्रेब्स चक्र में बना था। ये जितने भी बने हैं, ये यहां पर क्या करेंगे? अपने H+ को क्या करेंगे? यहां से ट्रांसपोर्ट कराते हुए, देख सकते हैं ये H+ अंदर की तरफ यहां बना है, ये निकलेगा और निकल करके किसके थ्रू जाएगा? ये जाएगा कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू। सबसे पहले ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जब ये प्रोटॉन अपना यहां भेज रहा था, कहां भेजा है इसने? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, यानी दोनों माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में जो जगह खाली थी, उस जगह पर इसने भेजा हुआ है। और इसे जब ये भेज रहा था, इस पूरी प्रक्रिया के अंदर ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? एक स्थान से, ये देख सकते हैं पहले 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करते हुए चले जा रहे हैं। प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट कर दिया इसने, मैट्रिक्स से निकाला और निकाल करके भेज दिया दोनों मेम्ब्रेन के बीच में। इस कार्य में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एक प्रोटीन से दूसरी प्रोटीन पर ट्रांसफर होते रहते हैं। और यहां पर इस इलेक्ट्रॉन को, यहां से पहले ये इलेक्ट्रॉन आया FMN, FMN से FES, FES से यूबिक्यूनोन। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स 1 से 2 प्रोटॉन यहां पर गए, एक ATP का निर्माण हो गया। फिर से 2 भेजा, दूसरे ATP का निर्माण हुआ। फिर से प्रोटॉन का पेयर भेजा, तीसरे ATP का निर्माण हुआ। यानी 3 पेयर भेजने पर, 3 पेयर प्रोटॉन भेजने पर कितने ATP का निर्माण हुआ? 3 ATP का निर्माण होता है। एक NADH2 का मॉलिक्यूल जब पूरी तरीके से अपने H+ को भेज देगा तो कितने ATP बनेंगे टोटल? 3। ठीक है, अब इस प्रक्रिया में लास्ट में आप देखिएगा ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हुए आया, और होते होते ये इलेक्ट्रॉन लास्ट में कहां पर पहुंच रहा है? ये इलेक्ट्रॉन ये लास्ट में पहुंचता है साइटोक्रोम A3। और ये साइटोक्रोम A3 कॉपर के थ्रू होते हुए ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? ऑक्सीजन को। अब एक प्रश्न बनता है, टर्मिनल ऑक्सीजन एक्सेप्टर इन
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन संवहन तंत्र में टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? इस पूरी प्रक्रिया में आखिरी में इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करता है? तो पहले नंबर पर हम देख सकते हैं यहां पर इस पूरी प्रक्रिया में यहां पर हमसे कह दे टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो हम कह देंगे कौन सा है? साइटोक्रोम A3। लास्ट बार इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला जो प्रोटीन है उसका नाम क्या है? साइटोक्रोम A3। हमसे पूछ ले फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पूरी तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लास्ट में किसके पास पहुंचता है? ऑक्सीजन के पास पहुंचता है। ये H+ भी किसके पास पहुंचता है? ट्रांसपोर्ट होकर के ये ऑक्सीजन के पास पहुंचता है। तो यहां पर क्वेश्चन है फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? ऑक्सीजन। फाइनल H+ एक्सेप्टर, दोनों प्रश्न बन सकते हैं। फाइनल प्रोटॉन एक्सेप्टर कौन है? ऑक्सीजन। इन दोनों ही प्रक्रिया में हम क्या कौन सा क्वेश्चन टिक करेंगे? ऑक्सीजन को मार्क कर सकते हैं। यानी इन दोनों ही प्रक्रिया में कौन यहां पर इस इलेक्ट्रॉन को और इस प्रोटॉन को कौन एक्सेप्ट करने वाला है? ऑक्सीजन एक्सेप्ट करने वाला है। और इस पूरी प्रक्रिया में यहां पर लास्ट में किसका निर्माण होगा? एटीपी का निर्माण होगा। अब इसके फेट पर आते हैं, आखिरकार ये प्रक्रिया चली क्यों है? इतनी लंबी चौड़ी जो प्रक्रिया है आप जो देख पा रहे थे, ये जो प्रक्रिया है ये आखिरकार चलती क्यों है? यह चलती है, हमने जो बनाया था NaDH2, ये NaDH2 को 3 ATP में बदलेगी यह प्रक्रिया। एक FADH2 को ये बदलेगी 2 ATP में। इसलिए यह प्रक्रिया जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन संवहन तंत्र या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, आप देख पा रहे हो ये इसलिए चलता है। और इस पूरी प्रक्रिया में आप देख पा रहे हो NaDH2 कितने? 2 और FADH2 कितने ATP में? 2 ATP में बदल जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया के अंदर हम देख सकते हैं ऑक्सीजन सबसे अंतिम इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करता है और सबसे अंतिम प्रोटॉन को भी कौन एक्सेप्ट करता है? वो ऑक्सीजन ही है जो सबसे अंतिम इलेक्ट्रॉन और सबसे अंतिम प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो हमने अभी कौन सी प्रक्रिया देखी? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इसके बाद जो अगली प्रक्रिया यहां पर जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, इस पूरी प्रक्रिया में एटीपी का निर्माण किस प्रकार से हुआ है? आप देख पा रहे हो ये जो मेम्ब्रेन है ये कौन सी मेम्ब्रेन है? ये है आउटर मेम्ब्रेन। ये कौन सा बीच का स्पेस है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस ये आप देख पा रहे हो, उसे आप क्या कहते हो? क्रिस्टा कहते हो, क्रिस्टा या क्रिस्टी कहते हो। ठीक है, यहां बाहर की तरफ हमने देखा था इसके पहले ये प्रोटॉन यहां भेज दिए गए थे और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में यहां पर प्रोटॉन इकट्ठे हो गए हैं। कहां पर? इस स्पेस में प्रोटॉन इकट्ठे हो गए हैं। अब क्या होगा? ये जो प्रोटॉन इकट्ठे हुए हैं 2H+ जैसे ही आएंगे यहां पर इस क्रिस्टा के थ्रू, ये जो यहां पर एक विशेष प्रकार का कॉम्प्लेक्स पाया जाता है जिसे आप कहते हो एटीपीएज एंजाइम। एटीपीएज एंजाइम यहां पर दो पार्टिकल से मिलकर के बना है। पहला है F0 पार्टिकल और दूसरा है F1 पार्टिकल। इन दोनों पार्टिकल के मिलने से जो एंजाइम बना है जिसे हम कहते हैं एटीपीएज एंजाइम। और ये एटीपीएज एंजाइम क्या करेगा? ये जो H+ है एडीपी को वापस से चेंज करता जाएगा किसमें? एडीपी में। और ये जो H+ है ये ट्रांसपोर्ट होकर के कहां पर आ गए? क्रिस्टा के अंदर, यानी इनर मेम्ब्रेन के अंदर, यानी मैट्रिक्स में वापस से इकट्ठा या एक्युमुलेट हो जाते हैं। इस प्रक्रिया का नाम क्या है? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ठीक है, अब इस पूरी प्रक्रिया के अंदर क्या हिसाब किताब बना उसको चर्चा कर लेते हैं। ग्लाइकोलिसिस के अंदर एटीपी कितने बने हम देख लेते हैं। टोटल एटीपी की संख्या पूछा हुआ है तो हम कह देते हैं 2 एटीपी डायरेक्ट रूप से बनते हैं। ठीक है, यूज होने के बाद जितना बचता है हम यहां पर लिखते हुए चलते हैं। टोटल FADH2 कितना बना था ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में? अगर आपको याद हो, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में टोटल NaDH2 की संख्या पूछा हुआ है कि कितने NaDH2 बने हैं।
यहां पर हम देख सकते हैं तो नंबर एक, यहां पर एक NADH2 बना है और यहां से पूरी जो प्रक्रिया है वो कितनी बार चली थी, 2 बार। यानी पहले नंबर पर ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और दोबारा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के आने से जो प्रक्रिया चली है तब दोबारा यह प्रक्रिया चलती है। तो इस हिसाब से यहां पर हम लिख सकते हैं तो टोटल NADH2 जो यहां पर बना है ग्लाइकोलिसिस के अंदर वो कितना है, 2 NADH2 यहां बन करके तैयार हुआ है, 2 NADH2 हम कह सकते हैं बना है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में। और एक NADH2 कितने एटीपी के बराबर होता है, 3 एटीपी के बराबर होता है। तो टोटल एटीपी यहां पर कितना बना, 6 एटीपी बनकर के तैयार हो गया। 3 एटीपी एक से बनता है, 2 से कितना बनेगा, 6 एटीपी बन जाएगा। 2 एटीपी यहां पर बना है और 6 एटीपी इससे बना है, किससे, NADH2 से। तो टोटल एटीपी की संख्या अगर मैं यहां पर लिखूं तो कितना लिख दूं, 6 और प्लस 2 कितना हो गया, 8 एटीपी। कितना एटीपी बना टोटल, 8। अब आते हैं कि डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड, यानी जिसे कहा था आपने लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन के थ्रू कितने यहां पर एटीपी बने थे, एटीपी तो नहीं बने थे, याद हो अगर आपको, यहां बने थे केवल और केवल NADH2। एक बार में एक पायरुविक एसिड को एसिटाइल को एंजाइम में बदलने पर एक NADH2 का निर्माण हुआ था, दूसरा पायरुविक एसिड फिर से आएगा तो वापस से एक NADH2 का निर्माण होगा। तो 2 पायरुविक एसिड से 2 NADH2 का निर्माण होता है। यहां पर 2 NADH2, कितना एटीपी बनता है, एक से 3 एटीपी। टोटल एटीपी की संख्या कितनी हो गई, 6 एटीपी यहां पर भी बन गए। 3 एटीपी एक से, 2 NADH2 थे तो कितना बना, 6 एटीपी। तो यहां मैं कितना लिख दूं, 6 एटीपी यहां पर हमें मिलेंगे, किसके थ्रू, कौन सी प्रक्रिया, डी कार्बोक्सिलेशन, जो पायरुविक एसिड का होता है जिसे हम कहते हैं लिंक रिएक्शन, उस प्रक्रिया के थ्रू भी यहां पर कितने एटीपी मिलेंगे, 6 एटीपी मिलने वाले। अगली जो प्रक्रिया है जिसे हम कहते हैं क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र में कितने डायरेक्ट एटीपी मिले थे, जीटीपी के रूप में मिले थे। हम कह सकते हैं एक बार में एक मिला था, 2 बार वह पूरी क्रेब्स चक्र चली थी तो कितने एटीपी मिले, हम कह सकते हैं 2 एटीपी मिले। जीटीपी के रूप में भले ही मिले थे लेकिन मिले तो थे। FADH2 बना था यहां पर, नई चीज, FADH2 NADH2 दोनों की संख्या लिखनी है। कितना FADH2 बना था, एक बार में एक बना था, 2 बार में 2 बनेंगे, तो FADH2 2 थे। और एक FADH2 कितने एटीपी के बराबर होता है, 2 एटीपी के बराबर होता है। यहां पर जो एटीपी बना वो कितना हुआ, एक बार में 2 एटीपी, 2 बार में कितना बना, 4 एटीपी। किसके थ्रू बना, FADH2 के थ्रू बना। टोटल NADH2 की संख्या अगर याद हो, 1, 2 और 3। एक बना था जब अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड से सक्सिनिल कोएंजाइम ए बना था, सक्सिनिल कोएंजाइम ए से सक्सिनिक एसिड बना था। दूसरा वहां पर मैलिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड बना था। यहां पर 3 एटीपी बने थे, सॉरी 3 NADH2 बने थे। तो 3 NADH2 कितने एटीपी के बराबर, 3 एटीपी के बराबर था। टोटल एटीपी की संख्या कितनी हो गई, 3 त्रिके 9। यहां पर तो एटीपी की संख्या आई वो कितनी हो गई, 9 एटीपी हो गए। तो यहां पर जो एटीपी बने, 9 और 4 13, 13 और 2 15, 15 एटीपी यहां से बन करके तैयार हो गए। अब टोटल एटीपी जो इस पूरी प्रक्रिया के अंदर बन करके तैयार हुए हैं, हम यहां पर लिख सकते हैं 8 6 14, 6 एटीपी यहां पर हो गए और 6 एटीपी यहां से बन करके आ गए। 2 FADH2 थे, 2 एटीपी बनाएंगे तो 4 एटीपी बन गए। 3 NADH2 था, 3 बार चलेगी प्रक्रिया तो 3 बार चलेगी तो 3 त्रिके 9 एटीपी यहां पर बन जाएंगे। तो टोटल हम यहां पर एटीपी की जो संख्या होगी, यहां पर हो गई 9 और 4 13 और 13 और 2 15। तो ये जो टोटल यहां पर बने वो कितने बने, 15 एटीपी बने यहां पर।
6 एटीपी बना यहां पर और 8 एटीपी बने यहां पर, बन करके हमारे जो टोटल है वो तैयार होते हैं। इस प्रकार से पूरी की पूरी हमारी जो प्रक्रिया है शुरुआत से लेकर के अंत तक वो इस प्रकार से बनते हुए जो है हमें दिखाई पड़ते हैं। 6 एटीपी यहां पर और 2 एटीपी हमें यहां पर इसके थ्रू डायरेक्ट रूप से एटीपी और NADH2 से यहां पर इस रूप में बन करके तैयार होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक नए टॉपिक की यहां पर, जिसे हम कहते हैं रेस्पायरेटरी कोशेंट। रेस्पिरेटरी कोशेंट की बात करें, जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ CO2 एब्जॉर्ब्ड। वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड, यानी जितनी वॉल्यूम CO2 की रिलीज हुई है किसी प्रक्रिया में, किसी रिएक्शन में, उस प्रक्रिया में कितने ऑक्सीजन लगे हैं या कितने ऑक्सीजन कंज्यूम हुए हैं, इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है? रेस्पिरेटरी कोशेंट कहलाता है। रेस्पिरेटरी कोशेंट को हम उदाहरण के तौर पर समझें, ये पहली जो प्रक्रिया है आपने इसको पढ़ा होगा, आपने देखा होगा ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करते हैं तो क्या बनता है? 6CO2 प्लस 6H2O और साथ में निकलती है एनर्जी। टोटल CO2 कितने लगे? 6। टोटल ऑक्सीजन कितना बना है? यहां पर लगा है 6। बना कितना? 6। रिलीज कितना हुआ? यहां पर 6 CO2, 6 ऑक्सीजन कितना हुआ? यहां पर क्या हुआ है? कंज्यूम हुआ है। तो 6/6 कितना आ गया? 1। यानी जब कार्बोहाइड्रेट के लिए बात कर रहे हो तो रेस्पिरेटरी कोशेंट की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है? 1 आती है। अगर हम बात करें ट्राइपामिटिन की, जो कि एक फैटी एसिड कंपाउंड है, यानी फैट हम कह सकते हैं, जब भी हम फैट को ले रहे हैं, ये ट्राइपामिटिन C59H98O6 145O2 इज इक्वल टू 102 CO2 प्लस 98H2O प्लस एनर्जी। टोटल कितने CO2 निकले हैं यहां पर? 102 लिखा है। 102 बटे कितने ऑक्सीजन यहां पर लगे हैं? 145। 102 बटे 145 सॉल्व किया, कितना आया? लगभग 0.7 के आसपास। यानी जब भी हम फैट और प्रोटीन की बात करते हैं तो ये वैल्यू लेस देन 1 आती है। यानी फैट और प्रोटीन की जब भी हम बात करेंगे ये वैल्यू कितनी आएगी? 1 से कम आएगी। ठीक है, अगर हम यही बात करते हैं किसी ऑर्गेनिक एसिड की, हमने ऑक्जेलिक एसिड उदाहरण के तौर पर ले रखा है। जब ऑक्जेलिक एसिड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो 4 CO2 बनता है। 4 बटे ऑक्सीजन कितना लगा है? 1। तो 4 बटे 1 कितना आ गया? 4। यही मैलिक एसिड ले लेते हैं। जब मैलिक एसिड को हमने क्या किया? ऑक्सीडाइज किया। तो मैलिक एसिड को ऑक्सीडाइज करने पर यहां पर 3 ऑक्सीजन लगे हैं, 4 CO2 निकले हैं। तो 4/3 कितना आ गया? 1.3। यानी जब भी ऑर्गेनिक एसिड का आरक्यू निकालते हैं कितना आएगा? मोर देन 1 आएगा, यानी 1 से ज्यादा आएगा जब हम ऑर्गेनिक एसिड की चर्चा कर रहे होंगे। उदाहरण के तौर पर मैलिक एसिड, उदाहरण के तौर पर ऑक्जेलिक एसिड की। अगर हम बात करें एनएरोबिक रेस्पिरेशन की, एनएरोबिक रेस्पिरेशन जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, ऑक्सीजन अवेलेबल ही नहीं है। ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो केवल क्या अवेलेबल है? CO2। CO2 कितनी निकली? 2। ऑक्सीजन एक भी नहीं है तो 1/0 क्या होता है? 2/0 इंफिनिटी। यानी यहां पर RQ की वैल्यू कितनी आएगी? इनफाइनाइट, अनंत। ठीक है, अगर हम किसी सकुलेंट प्लांट की बात करें, सकुलेंट प्लांट जैसे कि ओपनशिया, कैक्टस, इन पौधों की बात करें, इनके लिए आरक्यू की वैल्यू निकालते हैं तो हमने ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया 3O2 और यहां पर जो प्रोडक्ट बना 3C4H6O5 प्लस H2O प्लस एनर्जी। यहां पर CO2 एक भी नहीं निकल रहा है। किन प्लांट की बात कर रहे हैं? सकुलेंट प्लांट में। इन्होंने क्या चेंज कर दिया है? ऑर्गेनिक एसिड में बदल दिया है। किसको? ग्लूकोज को। CO2 0, O2 3, 0/1 कितना आया? 0। यानी सकुलेंट प्लांट के लिए RQ की वैल्यू कितनी आएगी? हमेशा 0। अगर बैलेंस्ड डाइट के लिए हमसे एक प्रश्न पूछे कि बैलेंस्ड डाइट में RQ की वैल्यू कितनी आएगी, तो हम कह सकते हैं लगभग 0.85 के आसपास यूजुअली ये वैल्यू आती है, या हम कह सकते हैं लेस देन 1 ये वैल्यू आती है।
इस प्रकार से आज हमने जो कंप्लीट किया है, ये पूरा का पूरा रेस्पिरेशन वाला टॉपिक कंप्लीट किया है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम फिर से एक रिवीजन का एक पूरा का पूरा टॉपिक एक लेक्चर के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। और जो भी वीडियो में कोई कमी हो या कुछ सुधार करना हो, तो आप वीडियो में कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।